हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होंगे उसको हम लोग आज डील करने वाले हैं, जिसको हम लोग हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहते हैं। अब उससे पहले कि हम लोग वीडियो शुरू करें, सबसे पहले मैं आपके सामने स्क्रीन पर फ्यूचर इंडेफिनिट से रिलेटेड कुछ डिटेल्स को शेयर करना पसंद करूंगा। जैसा आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान क्या है, हेल्प वर्ब क्या है और वर्ब का फॉर्म क्या लगता है, वो सब इस डिटेल में दिया हुआ है। पहचान की बात करें तो पहचान है वाक्य के अंत में गा, गे, गी इत्यादि शब्द दिखाई देंगे। जैसे मैं उसे बुलाऊंगा, वो आएगा, तुम खेलोगे, तुम क्या करोगे, उससे पैसा दिया जाएगा, उससे नहीं पूछा जाएगा, कुछ इस तरह के वाक्य दिए होंगे, जिसको हम लोग कहेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट है। लेकिन सिर्फ गा, गे, गी लगा होने मात्र से वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं बन जाता, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर वाक्य पढ़कर लग रहा है कि भविष्य में काम शुरू होने वाला है, तभी तो आप उसको कहिएगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट है। इसलिए सिर्फ गागेगी को देखकर आप तुरंत ये फैसला कर लेंगे कि वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो फिर आपको गलती करने की संभावना आपकी बढ़ जाएगी। वो भी आप आगे जब पढ़ेंगे, मॉडल्स में भी कुछ जगह है जहाँ पे गागेगी लगा होता है वाक्य के अंत में। और फ्यूचर टेंस में भी कुछ और टेंस है, जैसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये सब भी जो टेंसेस है वहाँ पे भी गागेगी लगा होता है। तो गागेगी लगा होने मात्र से आप ये मत डिसाइड कर लीजिएगा कि कोई वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट में है या नहीं है। फ्यूचर इंडेफिनिट में वाक्य के अंदर गागेगी लगा होगा और वाक्य पढ़ के लगना चाहिए वो काम भविष्य में शुरू किया जाएगा या शुरू में वो काम भविष्य में वो काम शुरू होगा। जैसे मैं उसे बुलाऊंगा, तो मैं उसे बुलाऊंगा तो भविष्य में बुलाओगे, ठीक। या वो आएगा तो भविष्य में आएगा, उससे पूछा जाएगा तो भविष्य में पूछा जाएगा। तो ये सारे बात इस बात को संकेत करते हैं कि ये वाक्य फ्यूचर टेंस में है, फ्यूचर इंडेफिनिट में है। तो ये था फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान। अगर एलपीओ की बात करें तो एक्टिव में एलपीओ लगता है विल या शैल, पैसिव में लगता है विल बी या शैल बी। और अगर बात करते हैं वर्ब के फॉर्म की, अगर वाक्य एक्टिव है तो फर्स्ट फॉर्म, पैसिव है तो थर्ड फॉर्म। जहां तक हेल्पियो की बात है, विल और शैल जिसको हमने कहा अभी, आज के मॉडर्न इंग्लिश में शैल का प्रयोग ना के बराबर है। शैल का प्रयोग होता है लेकिन दूसरे तरह के सेंटेंसेस में होता है। फ्यूचर टेंस में शैल का प्रयोग ना के बराबर होता है। आजकल कोई भी शैल का प्रयोग करता हुआ नहीं दिखेगा, तो इसलिए मैं भी आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि आप शैल पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट ना कीजिए। चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, आई, वी, यू, दे, ही, शी, एक वचन, बहुवचन, हर जगह विल लगाएं, वाक्य सही होगा। वैसे कहा यह जाता है या नियम यह है कि आई और वी के साथ शैल लगता है, बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ विल लगता है। और अगर बात को जोर दे के कहा जा रहा हो तो उलट दिया जाता है, यानी आई और वी के साथ विल लगता है, बाकी सारी चीज़ों के साथ शैल लगता है। तो अब ये मान के चलिए कि जब भी वाक्य आप बोलेंगे तो श्योरिटी के साथ कह रहे हैं, बात को जोर दे के कह रहे हैं, यही मान के चलिए, तो कोई आपको गलत नहीं सिद्ध कर देगा। यानी आई शैल की जगह अगर आप आई विल कहते हैं तो कोई भी ये नहीं कहेगा कि तुम गलत बोल रहे हो। वैसे भी मैंने जैसा कहा कि मॉडर्न इंग्लिश में आप किसी को शैल का प्रयोग करते हुए नहीं सुनेंगे, इसलिए आपको भी विल का ही प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रहा कुछ छोटी सी कुछ जानकारियाँ जो मैंने दी आपको फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में। तो आज सबसे पहला वाक्य हम लोग शुरू करने वाले हैं, वो है मैं उससे पूछूंगा। ये एक साधारण सा वाक्य, छोटा सा वाक्य। ये फ्यूचर इंडेफिनिट क्यों है, सबसे पहले ये देख लें। फ्यूचर इंडेफिनिट इसलिए क्योंकि वर्ब है पूछना और उसके साथ गा लगा हुआ है और वाक्य पढ़कर लग रहा है कि काम भविष्य में होगा। ये मेन बात है, ठीक है। तो मैं उसे पूछूंगा यानी भविष्य में पूछेंगे, अभी पूछ नहीं रहे, पूछना बाकी है, ये काम होना बाकी है, भविष्य में होगा। तो ये हुआ फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान। और वर्ब है पूछना। पूछना वर्ब क्यों है, क्योंकि इसमें ना अक्षर जुड़ सकता है। जैसा हम लोग जानते हैं, अगर किसी शब्द में ना अक्षर जोड़ के देखने पे अगर उसका अर्थ निकलता हो तो उसको हम लोग कहते हैं वर्ब है। तो पूछना, तो ये एक वर्ब है। ऑब्जेक्ट खोजते हैं, ऑब्जेक्ट खोजने के लिए आपको मालूम है किसको या किसकी या किससे या क्या लगा के प्रश्न करते हैं। किससे लगा के प्रश्न करेंगे तो यहाँ प्रश्न सही बनेगा। किससे पूछेंगे या किससे पूछ रहे हो या किससे पूछूंगा, कुछ भी लिखिए, उत्तर मिल रहा है उससे, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। फिर सब्जेक्ट खोजना है। सब्जेक्ट खोजने के लिए क्रिया के पीछे कौन शब्द लगा के प्रश्न करते हैं, कौन लगा के प्रश्न करते हैं, कौन पूछेगा, तो उत्तर मिला मैं, तो मैं हुआ आपका सब्जेक्ट। जैसा आप जानते हैं अगर वाक्य में सब्जेक्ट हो तो वाक्य कहलाता है एक्टिव, और अगर वाक्य एक्टिव तो एलपीओ अब एक्टिव का लगेगा। और फ्यूचर इंडेफिनिट में एक्टिव का एलपीओ क्या लगता है, विल।
LPO मिल गया। आप ट्रांसलेशन करेंगे, ये एक सकारात्मक वाक्य है क्योंकि इसमें कोई भी प्रश्नवाचक शब्द नहीं है। प्रश्नवाचक शब्द का मतलब क्यों, कहाँ, कब, कैसे, कितना, कितनी, कितने, किसका, किसके, किसके, कौन सा, कौन सी, कब, ये सब शब्द अगर दिए हो तो उसको हम लोग कहते हैं वाक्य प्रश्नवाचक है। तो इसमें से ऐसा कोई भी शब्द दिया नहीं है, इसलिए ये वाक्य सकारात्मक है। तो सकारात्मक वाक्य को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाते हैं, अगर वाक्य एक्टिव हो तो, और ये वाक्य एक्टिव है तो सब्जेक्ट की इंग्लिश क्या है, मैं की इंग्लिश होती है आई। नंबर 2 हेल्पियो का पहला भाग, हेल्पियो आपने नोट किया है कि विल लगेगा तो विल लिख लेते हैं, आई विल। नंबर 3 लिखा है नॉट, नॉट तो है नहीं इस वाक्य में, नॉट छोड़ देंगे। नंबर 5 हेल्पियो का बचा भाग, विल के साथ बी नहीं जुड़ा हुआ है, बीइंग नहीं जुड़ा हुआ है, बीन नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें ये कहेंगे कि इसमें हेल्पियो का बचा भाग नहीं है। अगर ये पैसिव होता तो यहाँ पे विल बी लिखा होता, तो बी को हम लोग हेल्पियो का बचा भाग कहते हैं, तो यहाँ पे तो बी है नहीं। नंबर 5 वर्ब, वर्ब है पूछना, आस्क, पूछने की इंग्लिश होती है आस्क, और जैसे आप जानते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में अगर वाक्य एक्टिव हो तो फर्स्ट वर्ब यूज करते हैं, तो आस्क ही लिखेंगे खाली, आस्क। नंबर 6 ऑब्जेक्ट, अगर वाक्य एक्टिव हो तो ऑब्जेक्ट इंग्लिश वर्ब के बाद बनाते हैं, और ये एक्टिव है और ऑब्जेक्ट इंग्लिश इसके बाद बनेगी, तो हिम, आई विल आस्क हिम। अगला वाक्य है यह कक्षा 10 बजे से प्रारंभ होगी, यह कक्षा 10 बजे से प्रारंभ होगी। ये भी एक फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, क्यों, क्योंकि लास्ट में गी लगा हुआ है, और वर्ब क्या है, प्रारंभ होना, प्रारंभ होना वर्ब है, ठीक है। कई बार हो शब्द बहुत कंफ्यूज करने वाला शब्द है। जब आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं तो आपको ये जो हो शब्द है कई जगह परेशान करेगा, क्योंकि ये हो शब्द कहीं कहीं पे पहचान वाले शब्द का हिस्सा हो जाता है और कहीं कहीं पे वर्ब बन जाता है। कहाँ वर्ब बन जाता है, कहाँ पहचान वाला शब्द बन जाता है, इसका पता करना बड़ा मुश्किल काम है। अब प्रारंभ होना वर्ब है, ये मैंने बता दिया, इसलिए आपको तो पता चल गया कि यहाँ पे प्रारंभ होना वर्ब है। और अगर आपको पता नहीं होता तो आपको लगता होगी शब्द पहचान वाला शब्द है, क्योंकि अभी जब आगे आप दूसरे टेंसेस पढ़ेंगे जैसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट, उसमें आप होगा, होगी, होगे जो शब्द है उसको पहचान वाले शब्द के रूप में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर ये फ्यूचर इंडेफिनिट वाला वाक्य है जिसमें वाक्य पढ़कर लग रहा है काम भविष्य में शुरू होगा, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होता तो वाक्य पढ़कर लगता काम भविष्य में चल रहा होगा, और फ्यूचर परफेक्ट होता तो वाक्य पढ़कर लगता कि भविष्य में काम समाप्त हो चुका होगा। ठीक, तो डिफरेंस है, पहचान में तो डिफरेंस है, क्लियर डिफरेंस है। आप पढ़ेंगे तो भी समझ में आएगा, लेकिन फिलहाल मैं जब आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ पे प्रारंभ होना एक वर्ब है। अब ये सारी चीज़ें आप धीरे धीरे जब और कुछ वर्ड मीनिंग आपके पास आएंगे, जब उनके बारे में आप जानने लगेंगे, उनका यूज़ करने लगेंगे, तब आप खुद ब खुद जान जाएंगे कि कुछ वर्ब कौन से वर्ब है जिसके साथ हो शब्द लगा होता है। तो मान लीजिए फिलहाल कि आपके सामने जो प्रारंभ होना शब्द लिखा ये वर्ब है, ये वर्ब है, ठीक है। अगर आप होगा को मान लेते हैं, चलिए कुछ क्षण के लिए मान लेते हैं होगा वर्ब नहीं है, तो होगा वर्ब नहीं है, हो वर्ब नहीं है, होगी पहचान वाला शब्द है, तो उसके पीछे क्या लिखा, प्रारंभ। तो प्रारंभ शब्द अगर वर्ब, प्रारंभ शब्द को अलग से देखेंगे तो प्रारंभ एक संज्ञा है, ये वर्ब नहीं हुई, खाली प्रारंभ शब्द संज्ञा है, क्रिया नहीं हुई। ठीक, तो यहाँ पे खाली अगर प्रारंभ शब्द लिखा होता है तो इसका कुछ अर्थ क्लियर नहीं होता, क्लियर नहीं होता। कैसे पता चलेगा, यह कक्षा 10 बजे से प्रारंभ, खाली इतना अगर पढ़ें तो वाक्य सही लग रहा है, नहीं सही लग रहा है। प्रारंभ है लगा दें, यह कक्षा 10 बजे से प्रारंभ है, सही लग रहा है, नहीं सही लग रहा है। देखिए इतना डिटेल में मत जाइए, क्योंकि इसको प्रूव कर लेना कि ये प्रारंभ होना शब्द वर्ब है थोड़ा कठिन काम है। बस आप ये मान के चलिए, यहाँ पे प्रारंभ होने की इंग्लिश होती है स्टार्ट। स्टार्ट की दो इंग्लिश हिंदी होती है, प्रारंभ होना भी होती है, प्रारंभ करना भी होती है। इसको एक दूसरे वर्ड में कह सकते हैं शुरू होना या शुरू करना, ठीक है। तो यहाँ फिलहाल आपके लिए जो प्रारंभ होना शब्द है ये वर्ब है। अब हमें खोजना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट खोजने के लिए किसको शब्द लगा के प्रश्न करेंगे, किसको प्रारंभ हो रही है, सही नहीं लगा सुनने में, छोड़ देते हैं। किसकी लगाएं, किससे लगाएं, दोनों से गलत लगेगा। किसकी प्रारंभ हो रही है, किससे प्रारंभ हो रही है, एक भी गलत लग रहा है। क्या लगा के पूछ लेते हैं, क्या प्रारंभ हो रही है, तो उत्तर मिल रहा है क्या प्रारंभ हो रही है, यह कक्षा प्रारंभ हो रही है। ठीक, तो आपकी निगाह में तो ये शब्द बन गया ऑब्जेक्ट, यह कक्षा। लेकिन अब सब्जेक्ट खोज के देखते हैं। सब्जेक्ट है, कौन लगा के अगर प्रश्न करें, कौन प्रारंभ हो रहा है या कौन प्रारंभ होगा,
तो उसका भी उत्तर यही मिल रहा है, कक्षा। यह कक्षा कौन प्रारंभ होगा? यह कक्षा प्रारंभ होगी। अब आप दुविधा में पड़ जाएंगे कि ये शब्द सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, क्योंकि जब आपने क्या लगा के प्रश्न किया तब भी वही उत्तर मिला, और कौन लगा के प्रश्न किया तब भी वही मिला। तो इस केस में आपको ये सोचना पड़ेगा कि इसमें सब्जेक्ट है ये शब्द की ऑब्जेक्ट है। तो इस केस में आप लिख लीजिएगा ये बात कहीं कि जब आप ऑब्जेक्ट खोजने के लिए क्या शब्द का प्रयोग करते हैं और सब्जेक्ट खोजने के लिए कौन शब्द का प्रयोग करते हैं, और दोनों प्रश्नों के उत्तर एक ही शब्द हो, एक ही उसका उत्तर निकले, तो वो शब्द सब्जेक्ट कहलाएगा, ऑब्जेक्ट नहीं। तो यहाँ पर यह कक्षा सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं। ये सब कुछ छोटी छोटी बातें निकल के आती रहेंगी और आपको ये सारी बातें समझनी पड़ेगी, तभी आप थोड़ा एडवांस्ड लेवल की चीज़ें सीख पाएंगे। क्योंकि छोटे छोटे खाली वाक्य बना के आप इंग्लिश नहीं सीख सकते। और मेरी कोशिश ये रहती है कि बीच बीच में मैं कुछ इस तरह के शब्दों को भी प्रयोग में ला के दिखाऊँ आपको, जिससे आपका ज्ञान और बढ़े और आपके पास और ज़्यादा समझ आए कि हाँ, इंग्लिश का दायरा या हिंदी का ही सही दायरा बहुत सीमित नहीं है, बहुत विस्तार है इसका, बहुत वाइड है, बहुत रेंज है इसका। ठीक है, तो चलिए सब्जेक्ट तो मिल गया, ऑब्जेक्ट मिलेगा नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपने खोजा तो वही निकला जो सब्जेक्ट था। तो उस केस में ऑब्जेक्ट को हम लोग उसको कैंसिल करते हैं, उसको सब्जेक्ट मान के चलेंगे, और ये वाक्य एक्टिव हुआ तो यहाँ पे भी विल लगेगा। अब ट्रांसलेशन शुरू करें। सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाएंगे। सब्जेक्ट अभी आपने देखा, यह कक्षा, दिस क्लास। नंबर 2 हेल्पियो का पहला भाग, हेल्पियो क्या है? विल। नंबर 3 नॉट है नहीं। नंबर 4 हेल्पियो का बचा भाग, बी है नहीं, छोड़ देंगे। नंबर 5 वर्ब, वर्ब में प्रारंभ होना, स्टार्ट। नंबर 6 ऑब्जेक्ट है नहीं, छोड़ देंगे। दिस क्लास विल स्टार्ट, अब बचा क्या रह गया? 10 बजे से, तो से की इंग्लिश हो जाएगी फ्रॉम 10 o'clock। दिस क्लास विल स्टार्ट फ्रॉम 10 o'clock। अब से की इंग्लिश फ्रॉम क्यों है? कुछ लोग जो पहले से इंग्लिश जानते हैं या पढ़ चुके हैं, जिन्होंने ग्रामर कभी पढ़ा है, ठीक से नहीं पढ़ा है, इसलिए शायद मेरा चैनल देख रहे हो, उनको ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पे से की इंग्लिश आपने सिंस और फॉर भी पढ़ी है, तो यहाँ पे सिंस और फॉर क्यों नहीं लग रहा है, फ्रॉम क्यों लग रहा है? तो मैं बता दूं, सिंस और फॉर का प्रयोग सिर्फ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है। इसके अलावा अगर फ्यूचर टेंस में कहीं भी आपको से शब्द लिखा हो समय के साथ, खासकर ये दिखाई देगा आपको फ्यूचर इंडेफिनिट में, या हो सकता है कुछ एक वाक्य फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में भी हो सकते हैं जहाँ पर से शब्द लिखा हो सकता हो समय के साथ, उस केस में से की इंग्लिश आपको लगानी है फ्रॉम, सिंस या फॉर नहीं। तुमसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, अगला वाक्य आप अपने बोर्ड पे देख सकते हैं, तुमसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, ये भी फ्यूचर टेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्ब है पूछना और उसके साथ गा लगा हुआ है और काम भविष्य में होने वाला है। पूछा जाएगा, अभी पूछा नहीं जा रहा है, ये काम बाद में होगा, यानी पूछने का काम बाद में होगा, बाद में शुरू होगा ये काम, इसलिए इसको फ्यूचर इंडेफिनिट की श्रेणी में रखा जाएगा। वर्ब क्या है? वर्ब है पूछा जाना। अब आपको अगर डाउट है कि जा शब्द वर्ब है कि नहीं, तो उसको कंफर्म करने का तरीका क्या है? जा के पहले वाला शब्द छुपाइए, पूछा और पढ़िए, तुमसे कुछ प्रश्न जाएंगे। सुनने में अगर सही लगा तो ये जा वर्ब है, और सुनने में सही नहीं लगा तो जा वर्ब नहीं है, बल्कि ये इस बात का संकेत है कि वाक्य पैसिव है। ठीक है, जैसा पहले भी हम लोगों ने इस बात की चर्चा की है, तो ये संकेत दे रहा है कि वाक्य पैसिव है। पैसिव है तो क्या हुआ? ऑब्जेक्ट तो खोजना ही पड़ेगा। जब तक आप ऑब्जेक्ट नहीं खोजेंगे, ये आपको कैसे पता चलेगा कि इस वाक्य में तुमसे ऑब्जेक्ट है या कुछ प्रश्न ऑब्जेक्ट है? क्लियर है? कुछ प्रश्न भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, तुमसे भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो चलिए पहले पता कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट खोजने के लिए किससे लगा के प्रश्न कर लेते हैं सीधे। किससे पूछा जाएगा? किससे पूछा जाएगा? उत्तर मिला तुमसे, तो यहाँ पे तुमसे ऑब्जेक्ट है। ठीक, और अगर आप क्या लगा के प्रश्न करेंगे तब भी ऑब्जेक्ट मिलने वाला है। क्या पूछा जाएगा? कुछ प्रश्न, तो ये भी ऑब्जेक्ट है। अब दो ऑब्जेक्ट अगर एक वाक्य में हो तो अब आप क्या करें? तो करें ये कि उसमें जो वाक्य सजीव, जो शब्द सजीव है, जो ऑब्जेक्ट सजीव संज्ञा हो, उसको प्राथमिकता दीजिए, उसको ये ऑब्जेक्ट मानिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं हुआ कि इस वाक्य में इस निर्जीव ऑब्जेक्ट को अगर ऑब्जेक्ट मानकर चलें तो ट्रांसलेशन नहीं हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। चलिए मैं दोनों करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आप तुमसे शब्द का प्रयोग करते हुए बनाएंगे, और इससे पहले ये जान लीजिए कि ये वाक्य पैसिव है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं है। कौन लगा के या किसने लगा के प्रश्न करेंगे, उत्तर नहीं मिलेगा। किसने पूछा या कौन पूछ रहा है,
इसका उत्तर इस वाक्य में नहीं है तो ये पैसिव है, तो हेल्प यू की जगह आपको विल बी लिखना है। अब ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश, सब्जेक्ट है नहीं क्योंकि वाक्य पैसिव है, तो ऑब्जेक्ट इंग्लिश बनाते हैं। ऑब्जेक्ट कौन सा लेते हैं? सबसे पहले हम ले लेते हैं सजीव ऑब्जेक्ट, यानी तुमसे, यू। नंबर 2 हेल्प यू का पहला भाग यानी विल। नंबर 3 नॉट, नॉट है नहीं, छोड़ देंगे। नंबर 4 हेल्प यू का बचा भाग, तो बचा भाग है बी। नंबर 5 वर्ब, वर्ब है पूछना, आस्क, और पैसिव है तो थर्ड फॉर्म आस्क्ड। अब क्या बचा रह गया? कुछ प्रश्न, सम क्वेश्चंस। यू विल बी आस्क्ड सम क्वेश्चंस, ठीक है। अब चलिए, अब क्या करते हैं, अब हम निर्जीव संज्ञा को पहले रख लेते हैं, सजीव संज्ञा को हटा देते हैं, यानी जो दूसरा ऑब्जेक्ट है इसको यू की जगह लिख देते हैं। तो क्या होगा? तो यू हटके यहां लिख देंगे हम लोग कुछ प्रश्न, सम क्वेश्चंस। थोड़ा छोटा लिखा गया, आप समझ सकते हो क्या लिखा हुआ है। सम क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, ठीक। तो यहां से सम क्वेश्चंस हट जाएगा। अब जो बचा तुमसे, वो क्या करेंगे? लास्ट में लेके लिख देंगे, और लास्ट में लिखेंगे तो टू लगाना पड़ेगा, टू यू। सम क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड टू यू। अब टू क्यों लगा? इसके पीछे रीज़न ये है कि जब आप कभी भी डिक्शनरी में देखेंगे, बढ़िया डिक्शनरी, ठीक है, डिक्शनरी का मतलब कोई भी डिक्शनरी नहीं, जो डिक्शनरी उसको कहते हैं जो पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस हो, जो हर कोई प्रेफर करता हो, जैसे ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी हो गई मसलन। तो उसमें आप अगर देखेंगे तो इसमें इंग्लिश में लिखा होगा आस्क समथिंग टू समबडी, या आस्क समबडी समथिंग। आस्क समथिंग टू समबडी या आस्क समबडी समथिंग, इसका मतलब ये हुआ किसी से कुछ पूछना। अब इसको किस तरह से प्रयोग में लाया जाता है? आस्क समथिंग की जगह क्या लिखा जाता है, समबडी की क्या जगह क्या लिखा जाता है, इसको अगर डिटेल में चर्चा करेंगे तो थोड़ा समय चला जाएगा। उसको अब हम लोग अलग वीडियो जब बनाएंगे जिसमें हम लोग वोकैबुलरी को खाली डिस्कस कर रहे होंगे, जिसमें वर्ड बिलिंग्स को डिस्कस करेंगे और किस तरह से उसका यूज़ करना है, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, किस स्ट्रक्चर में रख के यूज़ करना है, वो सब जब बातें करेंगे तो उसमें आप और डिटेल में आप जाके जान सकते हैं। फिलहाल आपको जो बताना था मुझे, मैंने बता दिया है, मैंने दिखा दिया करके कि कुछ वाक्य ऐसे हो सकते हैं जिसमें अगर दो ऑब्जेक्ट है और वाक्य पैसिव है तो उसको दोनों तरह से बनाया जा सकता है, लेकिन हर जगह वो नहीं चलता है। यहाँ चलेगा, इस वर्ब के साथ चलेगा, ठीक है। आस्क समथिंग टू समबडी, इसका स्ट्रक्चर यही है, यहाँ पे चलेगा, या आस्क समबडी समथिंग, इस स्ट्रक्चर को लेके चलेंगे तो चलेगा, ट्रांसलेशन बन सकता है, लेकिन हर जगह नहीं चलेगा, इसलिए हर जगह ये मत आजमाइएगा। अगला वाक्य, ये वीडियो मशहूर हो जाएगा, ये वीडियो मशहूर हो जाएगा। फिर से आप देख सकते हैं इसमें एक वर्ब है मशहूर होना, फिर से देखिए हो शब्द आया है, मशहूर होना, ठीक है। अब यहाँ पे मशहूर होना खाली नहीं, मशहूर हो जाना। आपने सुना होगा कई बार कहा जाता है मशहूर हो गया है, बहुत मशहूर हो रहा है, तो मशहूर हो जाएगा, मशहूर हो जाना चाहिए, इस वीडियो को मशहूर हो जाना चाहिए, ये फिल्म मशहूर हो जाएगी। क्लियर? तो यहाँ पे मशहूर हो जा, ये पूरा का पूरा एक शब्द है, मशहूर हो जा, खाली मशहूर हो ना, हो नहीं, मान लीजिए मशहूर हो जा तक पूरा का पूरा वर्ब है, यहाँ से यहाँ तक ये वर्ब है, मशहूर हो जा तक, और ना जोड़ के देखिए सही लगेगा, मशहूर हो जाना, तो ये वर्ब है। फिर से कन्फ्यूजन शुरू हो गया क्योंकि हो लगा है, तो हमने कहा ना कि हो बहुत सरदर्द है, बहुत बड़ा सरदर्द है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करते समय। तो आपको ये पता करना पड़ता है कि जिस शब्द के साथ हो लगा है वो वर्ब है कि नहीं है। तो यहाँ पे हो, मशहूर हो जा, मशहूर हो जा अगर लगा है तो पक्का वो वर्ब है, 100%। हो के साथ जा लगा तो 100% वर्ब है। और ये भी बता दें, अगर हो शब्द के साथ जा शब्द लगाओ, वो वाक्य कभी पैसिव नहीं मानिएगा, उसको कभी भी पैसिव मत मानिएगा। ये लिख के रख लीजिए कि अगर हो शब्द के साथ जा या गया, गई, गए में से कोई भी एक शब्द लगा हो तो वो शब्द, वो वाक्य कभी भी पैसिव नहीं होगा, वो वाक्य हमेशा एक्टिव होगा, हमेशा एक्टिव होगा, ठीक है। तो हो जा, मशहूर हो जाने की इंग्लिश क्या होगी? गेट वायरल, जैसा आजकल कहते हैं गेट वायरल, वायरल हो गया है, वायरल मतलब भी मशहूर होना। आजकल तो ये नया टर्म यूज़ हुआ है, पहले इसकी जगह लोग फेमस शब्द का यूज़ करते थे, लेकिन आजकल कोई फेमस शब्द का यूज़ नहीं करता है। हाँ, फेमस शब्द का यूज़ तब आप करिएगा जब वो कोई वीडियो की बात ना हो रही हो, कोई इंसान की बात हो रही हो और
पूरी दुनिया में फेमस होने की बात हो रही है और उसके फेमस होने के पीछे खाली आपका यूट्यूब जिम्मेदार ना हो या सोशल मीडिया जिम्मेदार ना हो, बाकी किसी दूसरी तरह से भी वो फेमस हो सकता है। तो उस केस में आप बिकम फेमस भी कर सकते हैं, गेट वायरल भी यूज़ कर सकते हैं, सबका मतलब एक ही है। तो आप मान के चलिए कि ये शब्द तो एक्टिव है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गेट शब्द का अगर आप यूज़ कर रहे हैं, हो जाने के लिए गेट शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो गेट शब्द एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, उसमें कभी भी आप पैसिव वाले वाक्य को नहीं बना सकते हैं। क्लियर है? तो सीधे सब्जेक्ट खोज लेते हैं। सब्जेक्ट क्या है? कौन लगा के प्रश्न करिए, कौन मशहूर हो जाएगा, तो उत्तर मिला यह वीडियो। और अगर आप क्या लगा के प्रश्न करते हैं, क्या मशहूर हो जाएगा, तब भी वही उत्तर मिलेगा, यह वीडियो। तो अभी मैंने इसके पिछले वाक्य में चर्चा की थी कि अगर वाक्य में क्या लगा के प्रश्न करने पे वही उत्तर मिले जो कौन लगा के प्रश्न करने पे उत्तर मिल रहा है, तो उस केस में उसको ऑब्जेक्ट न मान के सब्जेक्ट मानेंगे। ये तो पहले ही हम लोगों ने तय किया हुआ है। तो उस केस में ये शब्द सब्जेक्ट है, यह वीडियो। अगर सब्जेक्ट है तो ये वाक्य एक्टिव है, तो यहाँ पर भी विल का प्रयोग होगा। तब ट्रांसलेशन करें, और ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट है क्योंकि वाक्य जो ये काम हो रहा है भविष्य में होगा, हो जाएगा, अभी है नहीं, हो जाएगा, भविष्य में हो जाएगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट इंग्लिश बना लेंगे क्योंकि एक्टिव है। सब्जेक्ट है यह वीडियो, दिस वीडियो। नंबर 2 एलपीओ का पहला भाग विल। नंबर 3 नॉट है नहीं, छोड़ देंगे। नंबर 4 एलपीओ का बचा भाग, यहाँ पे बी लगा नहीं, छोड़ देंगे। नंबर 5 वर्ब, वर्ब है मशहूर हो जाना, अभी बताया। अगर वीडियो की बात है तो गेट वायरल लगाइए। दिस वीडियो विल गेट वायरल। वाक्य है मोहन को कप्तान बनाया जाएगा। मोहन को कप्तान बनाया जाएगा, ये भी एक फ्यूचर इंडेफिनिट है वाक्य। क्यों? क्योंकि कप्तान अभी बनाया नहीं गया है, बल्कि भविष्य में बनाया जाएगा, काम भविष्य में शुरू होगा। अब वर्ब क्या है? वर्ब है बनाना। जा शब्द यहाँ वर्ब इसलिए नहीं है क्योंकि जा शब्द के पीछे वाला शब्द छुपा के आप पढ़िए। मोहन को कप्तान जाएगा, ये वाक्य सुनने में गलत लग रहा है, इसलिए जा का कोई रोल नहीं है, लेकिन इस बात का संकेत जरूर है कि वाक्य पैसिव है। और अगर वाक्य पैसिव है तो आप को ऑब्जेक्ट तो खोज देंगे, क्योंकि इसमें दो शब्द हैं, एक है मोहन को और एक है कप्तान। ये दोनों ऑब्जेक्ट है। किस तरह से किया जा सकता है? खोज के किया जा सकता है। देखिए किसको लगा के प्रश्न करते हैं, किसको बनाया जाएगा, मोहन को बनाया जाएगा, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। क्या लगा के प्रश्न कर लेते हैं, क्या बनाया जाएगा, कप्तान, ये भी हो गया ऑब्जेक्ट। दोनों ऑब्जेक्ट हो गया। और दोनों सजीव संज्ञा है, ये भी देखिए दोनों सजीव संज्ञा है, मोहन भी सजीव संज्ञा और कप्तान जिसको कहते हैं वो भी सजीव होता है, वो भी किसी इंसान को ही हम लोग कहते हैं कप्तान। तब आप दुविधा में फंस जाएंगे इसमें मेन ऑब्जेक्ट क्या है। तो इस केस में मेन ऑब्जेक्ट जो होता है, जिसको नाउन यानी कोई प्रॉपर नाउन जिसको कहते हैं, कोई इंसान, जो इस तरह समझिए कोई इंसान है, उसी को आप मेन ऑब्जेक्ट मानिएगा। यहाँ पे आप कैप्टन को अगर ऑब्जेक्ट मान के बनाएंगे, ट्रांसलेशन गलत हो जाएगा, ट्रांसलेशन गलत हो जाएगा। तो इस केस में आपको हमेशा, जब इसीलिए मैंने क्रम बनाया कि पहले किसको का प्रयोग करके प्रश्न करते हैं। अगर उत्तर मिल जाए ना तो क्या शब्द का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है ऑब्जेक्ट खोजने के लिए, खोजिए ही मत। आपको किसको लगा के मिल गया उत्तर, वही ऑब्जेक्ट है। तो किसको से उत्तर ना मिले तब किसकी से लगा के प्रश्न करिए, किसकी से उत्तर ना मिले तो किससे लगा के प्रश्न करिए, और तीनों से प्रश्न करने पे उत्तर ना मिले तो क्या लगा के प्रश्न करिएगा। ये गलती कभी मत करिएगा कि आप सीधे क्या लगा के पहला प्रश्न बना लें। क्या बनाया जाएगा, कप्तान बनाया जाएगा, तो आपने सोचा कप्तान तो ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब ये जो मोहन को लिखा ये सब्जेक्ट होगा। आप मान कर चलेंगे, आप खोज कर तय भी नहीं करेंगे कि जो मोहन को लिखा है वो सचमुच सब्जेक्ट है भी कि नहीं, आप सीधे जल्दबाजी में बनाना शुरू कर देंगे, हो जाएगा ट्रांसलेशन गलत। तो ये सब बातें ख्याल में रखना पड़ेगा। जल्दबाजी करने से आप कुछ सीखने वाले नहीं हैं, ये नोट करके रख लीजिए। जल्दबाजी करके आप छोटे मोटे बच्चों वाले वाक्य सीख लेंगे, ठीक है, और सीख के आप बड़े खुश रहेंगे ये सोच के कि चलो आपको अब इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने आ रहा है। तो इस तरह की खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं रहने वाली है, ज़्यादा समय तक नहीं रहने वाली है। जब आपके सामने कोई थोड़ा सा भी कठिन सेंटेंस रखेगा तो आपकी गोल खुल जाएगी, लोग समझ जाएंगे आपके अंदर कितनी गहराई की कमी है और आप कितना जानते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है मोहन को, सब्जेक्ट नहीं है। कौन बना रहा है मोहन को कप्तान, नहीं लिखा हुआ, तो ये पैसिव है। तो यहाँ विल वी लगाएंगे, क्योंकि जब आपने सब्जेक्ट खोजा कौन बनाया, किसने बनाया, कप्तान किसने बनाया, ये कौन बना रहा है कप्तान मोहन को, इसका जिक्र इस वाक्य में नहीं है, तो इसमें सब्जेक्ट नहीं है, तो पैसिव है। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट की इंग्लिश बनानी चाहिए, सब्जेक्ट की बनेगी नहीं क्योंकि वाक्य पैसिव है। तो ऑब्जेक्ट इंग्लिश बनाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, मोहन। नंबर 2 हेल्पियो का पहला भाग, हेल्पियो है विल बी, तो पहला भाग हो गया विल।
नंबर 3 नॉट, अगर नॉट होता तो नॉट यहाँ लिखते। दुर्भाग्य से हम लोग कुछ ऐसा वाक्य बना ही नहीं पा रहे हैं जिसमें नॉट आ रहा हो। नंबर 4 हेल्प यू का बचा भाग बी। नंबर 5 वर्ब, वर्ब में बनाना मेक, थर्ड फॉर्म होगा मेड क्योंकि ये पैसिव है। पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है चाहे वो कोई भी टेंस क्यों ना हो। नंबर 6 ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो एक ऑब्जेक्ट की तो इंग्लिश बन गई मोहन, तो अब जो दूसरा ऑब्जेक्ट है कप्तान, उसकी तो इंग्लिश आपको लास्ट में बनानी है, चाहे वो इस क्रम के हिसाब से हो या ना हो, इससे कोई मतलब नहीं है, उसकी इंग्लिश बनानी है। कैप्टन, मोहन विल बी मेड कैप्टन। वाक्य है यह मौसम सबको प्रभावित करेगा, यह मौसम सबको प्रभावित करेगा। इसमें वर्ब है प्रभावित करना, प्रभावित करना वर्ब है और फ्यूचर इंडेफिनिट इसलिए क्योंकि यहाँ पे गा लगा है और वाक्य पढ़कर लग रहा है अभी काम होगा, यानी ये प्रभावित अभी नहीं कर रहा है लेकिन बाद में करेगा भविष्य में। वर्ब मिल गया प्रभावित करना, ऑब्जेक्ट खोजेंगे, किसको लगा के प्रश्न करेंगे, किसको प्रभावित करेगा तो सबको करेगा, सबको हो गया आपका ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट खोजेंगे, सब्जेक्ट खोजने के लिए कौन लगा के प्रश्न करेंगे, कौन प्रभावित करेगा, तो उत्तर मिला यह मौसम, तो ये हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट दिया है तो मतलब वाक्य एक्टिव है तो हेल्प यू का प्रयोग होगा विल। अब ट्रांसलेशन करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाएंगे। सब्जेक्ट क्या है, यह मौसम, दिस वेदर। नंबर 2 हेल्प यू का पहला भाग विल। नंबर 3 नॉट है नहीं, वाक्य में छोड़ देंगे। नंबर 4 हेल्प यू का बचा भाग बी नहीं है, छोड़ देंगे। नंबर 5 वर्ब प्रभावित करना अफेक्ट। नंबर 6 ऑब्जेक्ट क्योंकि वाक्य एक्टिव है तो ऑब्जेक्ट है सबको, सबको की इंग्लिश हो जाएगी एवरीवन। दिस वेदर विल अफेक्ट एवरीवन, उसे खेलने नहीं भेजा जाएगा। ये भी वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट है क्योंकि यहाँ पे एक भेजना वर्ब है और भेजा भी जाएगा, भेजा जा नहीं रहा है, भेजा जाएगा, काम भविष्य में शुरू होगा, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। और इसमें भेजना वर्ब है, जा लगा हुआ है तो हम चेक कर लें कि जा का कोई रोल है कि नहीं, तो छुपा के पढ़ेंगे तो उसे खेलने नहीं जाएगा, उसे खेलने नहीं जाएगा। ये वाक्य सुनने में गलत लगा तो इसका अर्थ ये हुआ जा का कोई रोल नहीं है, लेकिन इस बात का संकेत जरूर है कि ये वाक्य पैसिव है। अगर पैसिव है तो ऑब्जेक्ट खोज के देख लें कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, तो किसको लगा के प्रश्न करें, किसको भेजा जाएगा, तो उत्तर मिला उसे, तो उसे हो गया आपका ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट खोजने की जरूरत भी नहीं है लेकिन खोज लेते हैं, कौन है किसने लगा के प्रश्न करते हैं, किसने भेजा, भेजा जाएगा नहीं, किसने भेजा, या कौन लगाएंगे तो कहेंगे कौन भेज रहा है, किसने भेजा या कौन भेज रहा है। प्रश्न सुनने में सही लगना चाहिए, प्रश्न अगर आप गलत फ्रेम करेंगे तो आपको जो उत्तर है वो गलत मिलेगा या मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो किसने भेजा या कौन भेज रहा है, तो इसका उत्तर इस वाक्य में नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए वाक्य भी हुआ पैसिव, विल भी लगेगा हेल्प यू के स्थान पर। अब ट्रांसलेशन करें, सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश अगर वाक्य एक्टिव हो तो, और अगर पैसिव हो तो ऑब्जेक्ट इंग्लिश, तो जानते हैं ये वाक्य पैसिव है तो ऑब्जेक्ट इंग्लिश पहले बना लेंगे उसे कि ही। नंबर 2 हेल्प यू का पहला भाग, हेल्प यू क्या है विल, पहला भाग हो गया विल। नंबर 3 नॉट, तो इस बार नॉट हमने लिखा है तो नॉट की इंग्लिश लिखेंगे। नंबर 4 हेल्प यू का बचा भाग, तो बी बचा भाग है। नंबर 5 वर्ब, वर्ब है आपका भेजना, कॉल, थर्ड फॉर्म हो जाएगा कॉल्ड। इसके अलावा 6 ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की इंग्लिश पहले ही बन चुकी है। अब बचा क्या, खेलने। जब किसी वाक्य में वर्ब के साथ ने अक्षर लगा हो तो उसमें टू लगा के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है, यानी ने की इंग्लिश हो जाती है टू और इसका फर्स्ट फॉर्म प्ले। ही विल नॉट बी कॉल्ड टू प्ले। तो इस तरह से हम लोगों ने आज अफर्मेटिव सेंटेंसेस को डील किया फ्यूचर इंडेफिनिट के। वाक्य डील किया है, ज़्यादा वाक्य नहीं है, लेकिन वाक्य से आपको कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। और अगर मिला तो मैं हमेशा की तरह यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और नए नए वीडियोस आप देखते रहें और सीखते रहें। जाने से पहले मैं आपको कुछ होमवर्क दे दूंगा और होमवर्क को आप पूरे रूल्स को देख के बनाइए और बनाने के बाद उसका आंसर शीट भी उसके बाद क्लिप में होगा, उसके साथ मैच करके देखिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। तो ठीक है, अगले वीडियो तक आपका इंतजार रहेगा, तब तक के लिए जय हिंद।